हेलो। हाँ जी, नमस्ते सबको। गुड इवनिंग। आ रही आवाज, आ रही प्रॉपरली? हाँ जी सर। चलिए, आज हम फिर स्टार्ट करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे ऑर्गन का। 2:30 तक हमने कर लिया था, मेंटल डिजीजेज हमने कर लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे एफोरिज्म 231 के साथ इंटरमिटेंट डिजीजेस के बारे में। उसके कुछ एफोरिज्म्स हैं, आज हम 5 एफोरिज्म ही करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा जो इनिशियल जिस्ट है उसका, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कैटेगरी है इंटरमिटेंट डिजीजेस की, इंटरमिटेंट फीवर्स की, ये क्या है और इसमें हमने कैसे केस को देखना है। हो रही है, शेयर हो रही है ना स्क्रीन? हाँ जी सर, हो रही है। ठीक। So aphorism 231, the intermittent diseases deserve a special consideration as well, those that reoccur at certain periods, like the great number of intermittent fevers and apparently non-febrile affections that recur at intervals like intermittent fevers. तो इंटरमिटेंट डिजीज में बेसिकली दो पार्ट्स हैं, दो कैटेगरीज हैं। एक तो जो इंटरमिटेंट फीवर होते हैं, ठीक है ना। इंटरमिटेंट मतलब जो सर्टेन पीरियड ऑफ इंटरवल के बाद कोई ना कोई सेट ऑफ सिम्टम जो रीअकर हो रहे हैं। तो उसमें एक तो इंटरमिटेंट फीवर्स है जहां पे बुखार साथ में आ रहा है, फेब्राइल कंडीशंस हैं। एंड देन देयर आर नॉन फेब्राइल कंडीशंस विच बेसिकली रीअकर एट इंटरवल्स लाइक इंटरमिटेंट फीवर, ठीक है ना। जो इंटरवल्स के ऊपर कुछ समय हेल्दी पार्ट रहता है, फिर से वो सिम्टम्स आ जाते हैं, कुछ समय हेल्दी पार्ट रहता है, फिर से वो सिम्टम आ जाते हैं, या ऑल्टरनेट करती है दो चीजों में, ठीक है ना। उसके बारे में भी करेंगे आगे। सो फेब्राइल एंड नॉन फेब्राइल, ठीक है ना, ये दोनों पार्ट्स हैं इसके। दोनों के बारे में डॉक्टर हनेमन बात करेंगे यहाँ पे हमारे साथ। Like the great number of intermittent fevers and apparently non-febrile affections that reoccur at intervals like intermittent fever, ठीक है ना। नॉन फेब्राइल अफेक्शंस हैं, कोई सिम्टम्स हैं, चाहे वो मेंटल हैं चाहे वो फिजिकल हैं, लेकिन वो एक रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर रीअकर होते हैं बार बार। As also those in which certain morbid states alternate at uncertain intervals, ठीक है ना। वही बात आ गई कि वो भी जहां पे कुछ मॉर्बिड स्टेट्स, कोई डिजीज्ड स्टेट्स हैं, कोई सिम्टम्स हैं, एक सेट ऑफ सिम्टम्स हैं जो ऑल्टरनेट करते हैं एक अनसर्टेन इंटरवल्स के ऊपर। हमें सर्टेन नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अंदाजा भी, 1-2 महीने इसकी ये प्रॉब्लम चलती है, या 15-20 दिन ये चलती है, फिर उसके बाद ये आ जाती है, दूसरी मॉर्बिड स्टेट आ जाती है, दूसरी डिजीज स्टेट आ जाती है, ठीक है ना। So morbid states alternate at uncertain intervals with morbid states of a different kind. दो तरह की morbid states हैं, दो तरह के set of symptoms हैं, वो आपस में alternate करते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो भी intermittent diseases के कैटेगरी में आ जाती है। So these later, हम पहले बात करते हैं ऑल्टरनेट डिजीजेस के बारे में। ऑल्टरनेटिंग डिजीज हैं लेटर के बारे में, ये जो दूसरी कैटेगरी है नॉन फेब्राइल अफेक्शंस की, जिसके बारे में डॉक्टर हनेमन ने यहाँ पे दिया है कि मॉर्बिड स्टेट्स जो है वो ऑल्टरनेट करती हैं दूसरी मॉर्बिड, दूसरी डिजीज स्टेट के साथ। These later alternating diseases are also very numerous, बट ऑल बिलोंग टू द क्लास ऑफ क्रॉनिक डिजीज। बोल रहे हैं बहुत न्यूमरस हैं, आपको बहुत तरह की वेरिएशन मिल जाएंगी ऑल्टरनेटिंग डिजीज के बीच में। ऑल्टरनेटिंग डिजीज के बीच में बहुत सारी वेरिएशन मिल जाएंगी, लेकिन ये जितनी भी वेरिएशन हैं, जितनी भी ये डिजीजेज हैं, दे बेसिकली ऑल बिलोंग टू द क्लास ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज। ये सब क्रॉनिक डिजीज की ही क्लास में आती हैं। इनको एक्यूट नहीं लेना, ठीक है ना। इनको कोई सेपरेट वन साइडेड या कुछ ऐसे नहीं, ये क्रॉनिक डिजीज के अंडर ही आती हैं, ये मियाज़मेटिक डिजीज के अंदर ही
आती हैं। दे आर जनरली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डेवलप्ड सोरा एलोन, ठीक है ना। जनरली जो देखने को मिलता है, कॉमनली देखने को मिलता है कि जो सोरा की डेवलपमेंट है उसी की ये मैनिफेस्टेशंस होती हैं, समटाइम्स बट सेल्डम, लेकिन कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड विद द सिफिलिटिक मियाज्म, लेकिन कभी कभी ये सिफिलिटिक मियाज्म के साथ भी कॉम्प्लिकेट मियाज्म बन के हमारे सामने हमें देखने को मिलती हैं कि एक पार्ट जो है मॉर्बिड स्टेट जो है सोरा की आ जाती है और वो ऑल्टरेट करती है सिफिलिटिक मियाज्म की कुछ स्टेट्स के साथ, सिफिलिटिक मियाज्म के कुछ सिम्टम्स के साथ, तो उनमें भी ऐसे ऑल्ट्रेशंस होती रहती हैं। एंड देयरफॉर इन द फॉर्मर केस मे बी क्योर्ड बाय एंटीसोरिक मेडिसिन, अगर सिर्फ सोरिक है डेवलपमेंट तो एंटीसोरिक मेडिसिन के साथ उसकी जो क्योर है वो पॉसिबल है। इन द लेटर हाउएवर इन ऑल्टरनेशन विद द एंटी सिफिलिटिक्स एज टॉट इन माय वर्क ऑन द क्रॉनिक डिजीज, ठीक है ना। और अगर कॉम्प्लिकेट हो चुकी है सिफिलिटिक मियाज्म के साथ तो हमें बीच में कभी कभी ऑल्टरनेटली एंटीसिफिलिटिक देने पड़ते हैं जब वो मॉर्बिड स्टेट अपनी जगह पे होती है, मतलब वो मॉर्बिड स्टेट अपने सिम्टम्स दिखा रही है उस टाइम पे हमें कभी कभी, लेकिन उसको हमें बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है ना। वो कैसे देखना है वो डॉक्टर हनेमन ने क्रॉनिक डिजीज के अंदर दिया हुआ है बड़े क्लियरली कि भाई कुछ सिम्टम्स हैं उसके, ठीक है ना। ओरिजिन है शंकर से, ओरिजिन होना चाहिए उस स्टेट का, तो हम फिर उसको लेते हैं कि भी हाँ दिस डिजीज हैज बेसिकली डेवलप्ड फ्रॉम द सिफिलिटिक मियाज्म, कि शंकर हुआ था जी उसके बाद उसका माल ट्रीटमेंट हुआ या वो सप्रेस हुआ, खुद नेचुरली भी सप्रेस हो सकता है, वो सप्रेस हुआ और उसके बाद ये जो स्टेट्स हैं, ये जो सिम्टम्स हैं वो बनने शुरू हुए हैं, ठीक है ना। तो उसकी जो पिक्चर है उसको ट्रेस करना पड़ता है। जब हम उस पिक्चर को ट्रेस कर लेते हैं वी आर वेरी क्लियर कि वो एक सिफिलिटिक प्रोसेस या साइकोटिक प्रोसेस के अंडर कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन ये जो एंटी सिफिलिटिक या एंटी साइकोटिक ट्रीटमेंट डॉक्टर हनेमन ने क्रॉनिक डिजीज में दिया हुआ है उसको साथ में हमें ऐड ऑन करना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन वो ऐड ऑन का ये मतलब नहीं भी एक ही टाइम पे दोनों चीजें, नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन के भी सिम्टम्स कौन से ऑल्टरनेट हो रहे हैं हमारे सामने, ठीक है ना। तो वो चलो जब कभी करेंगे उसके ऊपर डिस्कस है सिफिलिटिक मियाज्म और साइकोटिक मियाज्म के ऊपर, फिर उसके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ मेन समझने वाली बात यह है कि दिस क्लास बेसिकली बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। ऐसी जो डिजीज हैं वो क्रॉनिक डिजीजेस को ही बिलोंग करती हैं। उनको ये नहीं ले लेना कि भाई एपिसोड अभी आया है तो उसको एक्यूटली ट्रीट करना है जी फिर बाद में देखेंगे, नहीं, वो एपिसोड कब से आ रहे हैं, वो ऑल्टरनेट कर रहे हैं, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, या दूसरी किसी सेट ऑफ सिम्टम्स के साथ ऑल्टरनेट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक पेन्स और सेट ऑफ पेन्स आ जाता है एक जगह पे, वो ठीक होता है तो दूसरी जगह पे आ जाता है, वो ठीक होता है तो फिर पहली जगह पे आ जाता है, तो वहां पे हमें दिख रहा है कि भी दोनों चीजें जो हैं, दो सेट ऑफ सिम्टम जो हैं वो ऑल्टरनेट कर रहे हैं आपस, ठीक है ना। सो दैट इसका लेकिन ये मतलब नहीं है कि भाई उसको ये हर कोई उसको एंटीसोरिक और एंटीसिफिलिटिक देनी है, ये भी नहीं है, ठीक है ना। जनरली द मैनिफेस्टेशन इज ऑफ डेवलप्ड सोरा, जनरली कॉमनली हमें यही देखने को मिलता है, लेकिन समटाइम्स सेल्डम, वर्ड्स देखिए, समटाइम्स सेल्डम, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि साथ में जो सिफिलिटिक मियाज्म है उसकी कॉम्प्लिकेशन हुई है, ठीक है ना। लेकिन जनरली इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डेवलप्ड सोरा। उसका एक फुटनोट है, 2 और 3 स्टेट्स में ऑल्टरनेट विद वन अनदर, कई बार 2 से लेके 3 स्टेट भी एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट कर सकती हैं एक इंडिविजुअल में। Thus, for instance, in the case of double alternating diseases, certain pains may occur persistently in the legs, etc., immediately on the disappearance of kind of ophthalmia. ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल दी है डॉक्टर हनेमन ने कि ऑफ्थेल्मिया हो रहा था, आई में पेन हो रही थी, वो जैसे डिसअपियर हुआ तो लेग्स में परसिस्टेंट पेन रहनी शुरू हो गई, और जैसे ही वो जो पेन है वो चली जाती है वैसे ही सिम्टम्स ऑफ ऑफ्थेल्मिया दोबारा से आ जाते हैं, ठीक है ना। विच लेटर अगेन अपीयर्स एज सुन एज द पेन इन लिम्स हैज गॉन ऑफ फॉर द टाइम, ऑफ्थेल्मिया के सिम्टम्स फिर से आ जाते हैं, पेन आंख में फिर से शुरू हो जाती है जैसे ही लेग्स की जो पेन है वो बेटर होती है। तो ऐसे ऑल्टरनेट कर सकते हैं सेट ऑफ सिम्टम्स। कन्वर्जन एंड स्पाज्म्स में ऑल्टरनेट इमीडिएटली विद एनी अदर अफेक्शन ऑफ द बॉडी और सम पार्ट ऑफ इट। कन्वर्जन है, स्पाज्म्स हैं, वो आए तो कहीं और कोई प्रॉब्लम चल रही थी बॉडी में, कोई पेन्स चल रही थी या कोई स्किन की ट्रबल चल रही थी, वो एकदम से सबसाइड हो गई, और जैसे ही कन्वर्जन ठीक हुए वो प्रॉब्लम फिर से वापस आ गई।
In a case of threefold alternating states in a common indisposition, periods of apparent increase of health and unusual exaltation of the corporeal and mental powers, ठीक है ना, फिर थ्री फोल्ड ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स हो सकती हैं, ठीक है, जैसे हमने बोला कि दो स्टेट्स ऑल्टरनेट करती हैं, वैसे तीन स्टेट्स भी हो सकती हैं जो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, फिर पहली, फिर दूसरी, तीसरी, ऐसे करके ऑल्टरनेट होती है एक दूसरे के साथ। तो उसमें डॉक्टर नंदन बोल रहे हैं कि बीच बीच में कभी कभी ऐसे आ जाता है कि देर आर पीरियड्स ऑफ एपरेंट इंक्रीज ऑफ हेल्थ, ऐसा लगता है भी एकदम से पेशेंट हेल्दी हो गया, अनयूजुअल एक्साल्टेशन ऑफ द कॉर्पोरियल एंड मेंटल पावर्स, लेकिन एक अनयूजुअल एक्साल्टेशन इंक्रीज कर जाती है, फिजिकल एंड मेंटल पावर्स, एक्स्ट्रावेगेंट गैटी, बहुत ज्यादा खुश रहना, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, एक्टिविटी ऑफ बॉडी बहुत ज्यादा बढ़ गई, एक्सेस ऑफ कंफर्टेबल फीलिंग, कोई है ही नहीं जी प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक ठाक, इनऑर्डिनेट एपिटाइट, एपिटाइट बड़ी बढ़िया हो गई, मे अकर आफ्टर विच, और उसके बाद एकदम से क्वाइट विच एंड क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली, हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता, एक ग्लूमी, मेलंकली, ह्यूमर, इंटॉलरेबल हाइपोकॉन्ड्रियकल डिरेंजमेंट ऑफ द डिस्पोजिशन with disorder of several of the vital operations, the digestion, sleep, etc. appear. एकदम से इतनी इंक्रीज ऑफ हेल्थ की स्टेट थी, एक अनयूजुअल एक्साल्टेशन थी हमारी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी की, एंड सडनली ऑल्टरनेट होके एक ग्लूमी स्टेट में चला गया, मेलंकली में चला गया, उदासी में चला गया, हाइपोकॉन्ड्रियकल बन गया कि पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है, और साथ में जो उसके वाइटल ऑपरेशन थे, डाइजेशन का, स्लीप का, भूख का, वो सब भी खराब होने लग गए, उनमें भी कोई ना कोई डिसऑर्डर्स आने शुरू हो गए, ठीक है ना, अपीयर विच अगेन एंड जस्ट एज सडनली गिव प्लेस टू द हैबिचुअल मॉडरेट इल हेल्थ, ठीक है ना, और उसके बाद फिर तीसरा आ जाता है कि जो शुरू से उसकी एक मॉडरेट इल हेल्थ की स्टेट चल रही, कोई भी जो सिम्टम चल रहे थे वो आ जाते हैं, एंड सो ऑल्सो सेवरल एंड वेरियस ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स, और ऐसी बहुत सारी वेरियस ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स हो सकती हैं। When the new state makes its appearance, there is often no perceptible trace of the former one. और ये जो हम ऑल्टरनेट डिजीज बोलते हैं उसमें हमें मोस्टली क्या देखने को मिलता है कि जैसे न्यू स्टेट, नई स्टेट, कोई भी ऑल्टरनेटिंग स्टेट जो आती है, उसके आने के बाद जो पुरानी स्टेट थी उसका कोई परसेप्टिबल ट्रेस रहता नहीं, ऐसा लगता है जैसे गायब ही होगी वो तो, और इन अदर केसेस ओनली स्लाइट ट्रेसेस ऑफ फॉर्मर ऑल्टरनेटिंग स्टेट रिमेन when the new one occurs, या फिर कुछ केसेस में बहुत छोटे छोटे कोई सिम्टम, दो तीन एक बड़े माइनर माइन्यूट से रह गए हैं, बाकी सब चले गए और नई जो स्टेट है उसके सिम्टम्स आ गए। few of the symptoms of the first state remain on the appearance and during the continuance of the second, ठीक है ना, तो कभी कभी ये भी होता है कि हमें कुछ सिम्टम जो हैं वो पहली स्टेट के होते हैं और साथ में मिक्सअप हो जाते हैं दूसरी स्टेट के, लेकिन ये सब हैं ऑल्टरनेटिंग डिजीजेज, ठीक है ना, इनको लेना हमने एज एन ऑल्टरनेटिंग डिजीज ही है। Sometimes the morbid alternating states are quite of opposite nature, और बड़ी बार हमें देखने को मिलता है कि जो डिजीज्ड स्टेट्स हैं ये बिल्कुल ही ऑपोजिट नेचर के, जैसे अभी हमने बात की कि एकदम से इतना हेल्दी फील हो रहा था, एकदम से इतनी इंक्रीज्ड एक्टिविटी थी माइंड की, बॉडी की, और जैसे ही दूसरी स्टेट आई, ठीक है ना, वो उदास हो गया, एकदम से निढाल हो गया, अब तो जी कुछ काम ही नहीं होता, मन ही नहीं करता कुछ करने को, सो ही वेंट इनटू द कंप्लीटली अदर स्टेट। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं यार। एज फॉर इंस्टेंस मेलंकॉली पीरियोडिकली ऑल्टरनेटिंग विद गे इंसैनिटी और फ्रेंजी, उदासी है, मेलंकॉली है, डिप्रेस्ड स्टेट है, एकदम से वो बहुत ही ज्यादा खुश, बहुत ही ज्यादा ऐसे जैसे खुशी भी इंसैनिटी वाली, फ्रेंजी वाली, एजिटेटेड माइंड के साथ, ठीक है ना, एकदम से एक्ट करने लग गया पूरे पैशन के साथ, पूरे एग्जाल्टेशन के साथ, ठीक है ना। तो बड़ी बार हमें जो मॉर्बिड स्टेट्स हैं वो ऑल्टरनेटिंग जो स्टेट्स हैं वो ये भी देखते हैं कि एकदम से ऑपोजिट ही हो गया बिल्कुल सारा कुछ, ठीक है ना। तो कई तरह की ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स आ सकती हैं, इसको ये नहीं लेना भी एक पर्टिकुलर स्टेट ही होती है, नहीं, बहुत सारी हो सकती हैं, फिजिकल लेवल पे भी हो सकती हैं, सिर्फ मेंटल लेवल पे भी हो सकती हैं, मेंटल फिजिकल लेवल के ऊपर भी हो सकती हैं, कुछ फिजिकल सिम्टम्स जब सबसाइड कर जाते हैं तो मेंटल कोई स्टेट आ जाती है, वो मेंटल स्टेट बेटर होती है तो फिजिकल स्टेट, इसके बारे में तो चलो हमने पहले भी बात की है मेंटल डिजीज के अंदर, ठीक है ना।
लेकिन वहां पे क्या है कि कॉन्टिन्यूड स्टेट जो है मेंटल डिजीज की, लेकिन वो ऑल्टरनेटिंग स्टेट में भी हमें मिल सकती है प्रॉब्लम्स। So the typical intermittent diseases are those where a morbid state of unvarying character returns at a tolerably fixed period while the patient is apparently in good health and takes its departure at an equally fixed period. तो टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज कौन सी हैं? फीवर के बारे में नहीं बात करें, टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीजेस, ठीक है ना। ये वो डिजीज हैं जहां पे कोई भी मॉर्बिड स्टेट है, कोई भी डिजीज है ऑफ अनवेरिंग करेक्टर, वेरी नहीं कर रहा, वो वही है, जो स्टेट आती है वो वही है। जैसे हमने ऑप्थेल्मिया की बात की, तो वो जो सिम्टम्स हैं वो वही रहेंगे, वो अनवेरिंग करेक्टर होता है उनका, वेरी नहीं करते भी। कभी ऑप्थेल्मिया का आ गया लेग पेन्स के बाद, कभी हेडेक आ गया, कभी, वो तो फिर एक चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स है, ठीक है ना। दोज आर नॉट ऑल्टरनेटिंग और इंटरमिटेंट स्टेट्स, ठीक है ना। इट इज ऑफ अनवेरिंग करेक्टर, वो वेरी नहीं करता उसका करेक्टर जो है डिजीज स्टेट का। रिटर्न्स एट अ टॉलरेबली फिक्स्ड पीरियड, वो रिटर्न करता है हमेशा, एक हमें पता होता है फिक्स्ड पीरियड होता है भी, हाँ 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद अंदाजा होता है, ठीक है ना। पुराना देख देख के भी महीने के बाद, 2 महीने के बाद उसने आना ही आना है उस स्टेट ने, ठीक है ना। वाइल द पेशेंट इज अपेरेंटली इन गुड हेल्थ, लेकिन बाकी के स्टेट में वो ठीक हेल्थ में रहता है पेशेंट, एंड टेक्स इट्स डिपार्चर एट एन इक्वली फिक्स्ड पीरियड, और वो चला भी जाता है कि भी हाँ जी इसने 15-20 दिन ये सिम्टम रहने, फिर उसने चला जाना है 1-2 महीने के लिए, 1-2 महीने के बाद फिर आएगा, ठीक है ना। तो उसकी एक टॉलरेबली फिक्स्ड पीरियड है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम बहुत बात करते हैं ऑल्टरनेट डिजीज की, तो उसकी एक डेफिनेशन है ऑल्टरनेट डिजीज की, उसके एक ग्राउंड ये है, डेफिनेशन है, ठीक है ना, कि द मॉर्बिड स्टेट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ अनवेरिंग करेक्टर, वेरी नहीं करता उसका करेक्टर ज्यादा, देन इट रिटर्न्स एट अ टॉलरेबली फिक्स्ड पीरियड एंड डिपार्ट्स आल्सो एट एन इक्वली फिक्स्ड पीरियड, आता भी एक फिक्स्ड पीरियड के बाद है, फिक्स्ड होता है टॉलरेबली, हमें पता होता है, अंदाजा होता है पेशेंट को, और वो चला भी जाता है एक फिक्स्ड पीरियड के बाद। दिस इज ऑब्जर्व्ड इन दोज अपरेंटली नॉन फेब्राइल मॉर्बिड स्टेट्स, ये नॉन फेब्राइल मॉर्बिड स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है, जहां पे फीवर नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे हमारे जो हमने अभी एग्जांपल की है, ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, दैट कम एंड गो इन अ पीरियोडिक मैनर, एक उनका पीरियोडिकल मैनर होता है, एक पीरियोडिसिटी होती है उनके पीछे, कि भी इतने दिन रहना है इसने, इतने दिन के बाद आ जाने हैं ये सिम्टम, फिर इतने दिन ये सिम्टम रहेंगे, ये ठीक हो जाएंगे, फिर दूसरा सेट ऑफ सिम्टम आएगा जो इतने दिन रहेगा, ठीक है ना। तो उसकी एक पीरियोडिकल मैनर होता है, उनको फिर हम बोलते हैं कि ये ऑल्टरनेटिंग स्टेट डिजीजेज हैं या इंटरमिटेंट डिजीजेज हैं, जो टिपिकल है, एज वेल एज इन दोज ऑफ अ फेब्राइल करेक्टर, ठीक है ना। और यही करेक्टर फेब्राइल डिजीज में भी होता है, इंटरमिटेंट डिजीज में, टू विट द न्यूमरस वराइटीज ऑफ इंटरमिटेंट फीवर्स, ठीक है ना। और उनको वहां पे भी जो न्यूमरस वराइटीज है इंटरमिटेंट फीवर की, कोई एक वराइटी नहीं है, एक कोई स्टेट नहीं है। हम जनरल इंटरमिटेंट फीवर में एक के बारे में पढ़ते हैं जी, हीट स्टेज होती है, चिली होती है, फिर स्वेट की स्टेज आ जाती है, ऐसे नहीं होता, देयर इज नो फिक्स्ड दिस थिंग, कोई एक टाइप का इंटरमिटेंट फीवर नहीं है। जब हम उसको ध्यान से देखते हैं, आप देखोगे भी देर आर सो मेनी वराइटीज ऑफ इंटरमिटेंट फीवर, आगे एग्जांपल भी देंगे डॉक्टर हनीमैन उसके बारे में, ठीक है ना। सो ये जो करेक्टर है, ये जो स्टेटमेंट है एफोरिज्म 233, दिस बेसिकली डिफाइंस व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरमिटेंट डिजीजेस और इंटरमिटेंट फीवर्स, ठीक है ना। इंटरमिटेंट डिजीजेस है कौन सी, उनको हम डिफाइन कैसे करते हैं। दोज अपेरेंटली नॉन फेब्राइल टिपिकल पीरियोडिकली रिकरिंग मॉर्बिड स्टेट्स, अब बात कर रहे हैं जो नॉन फेब्राइल स्टेट्स हैं, ठीक है ना, जहां पे फीवर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ बाकी के जो सिम्टम्स हैं वो ऑल्टरनेट करते हैं। टिपिकल होता है उनका, जैसे वो एक पहले बताया गया है एफोरिज्म 233 में, पीरियोडिकली रियकर हो रही है मॉर्बिड स्टेट्स, जस्ट एल्यूडेड टू ऑब्जर्व इन वन सिंगल पेशेंट एट ए टाइम, ठीक है ना, जैसे उनके बारे में हमने बात की है, और ऐसे एक सिंगल पेशेंट में एक गिवन टाइम पे हमें ये देखने को मिलता है। दे डू नॉट यूजुअली अपीयर स्पोरेडिकली और एपिडेमिकली, ठीक है ना, ये स्पोरेडिक या एपिडेमिक डिजीज नहीं होते, ये दे आर बेसिकली कमिंग फ्रॉम दी सोरा, ओरिजिन ऑफ सोरा, डेवलप्ड सोरा का एक स्टेट है, ऑलवेज बिलोंग टू द क्रॉनिक डिजीजेस, ठीक है ना, हमेशा क्रॉनिक डिजीज को ही बिलोंग करते हैं, मोस्टली टू दोज दैट आर प्योरली सोरिक, but are seldom complicated with syphilis and are successfully treated by the same means,
ठीक है, तो उसके बारे में डॉक्टर ने मैंने बताया भी कैसे हमने एंटीसोरिक चूज करनी है, ठीक है ना, कैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, कैसे उसके हमने हिस्ट्री लेनी है। सो सेम मेथड है, उसमें थोड़ी सी एक एडिशन हो जाएगी, ठीक है ना, वही सेम मेथड है, कैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलियम ढूंढ के जो इस स्टेट को, ये जो हो रही है ऑल्टरनेट, इसको कवर करती है, इन सिम्टम्स को कवर करती है, प्लस जो एक पुराना फिनोमेना उसमें चला आ रहा है सोरा का, उसको कवर करती है, वी गिव दैट मेडिसिन। येट इट इज समटाइम नेसेसरी, लेकिन कभी कभी, समटाइम्स वर्ड है समटाइम, नॉट ऑलवेज, ठीक है ना, क्योंकि इस चीज को कोई भी ऐसी कोई चीज मिलती है ना बीच में, तो भी हाँ जी सीधा सीधा रास्ता है, ऑल्टरनेटिंग डिजीज में तो ये करना ही है, ऐसा नहीं है, तो लोग उसको पकड़ लेते हैं ये तो देना ही देना है, ये तो करना ही करना है, ठीक है ना, नहीं, येट इट इज समटाइम्स नेसेसरी, कभी कभी जरूरी हो जाता है, टू एम्प्लॉय एज एन इंटरमीडिएट रेमेडी अ स्मॉल डोज ऑफ अ पोटेंटाइज्ड सॉल्यूशन ऑफ सिनकोना बार्क in order to extinguish completely their intermittent type. इंटरमिटेंसी को खत्म करने के लिए, ऑल्टरनेटिंग स्टेट को खत्म करने के लिए कभी कभी, समटाइम्स जरूरी हो जाता है कि जो चाइना है, सिनकोना है, ऑफिशियलिस, उसकी पोटेंटाइज डोज, ठीक है ना, स्मॉल डोज दे दी जाए, क्यों, क्योंकि वो इस करेक्टर को कवर करती है, ठीक है ना, नॉन फेब्राइल टिपिकल पीरियोडिकली रिटर्निंग, ये चाइना के करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कभी कभी अभी सिनेरियो क्या है उसको समझिए आप, ठीक है, नॉट ऑलवेज, कभी कभी, समटाइम्स नेसेसरी। हम, आपने मेडिसिन दी, एक एंटीसोरिक ढूंढ के दी, ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपने पेशेंट को दी, उसकी जो अल्टरनेटिंग स्टेट थे, सिम्टम थे, वो बिल्कुल ठीक हो गए, ठीक हो गए बिल्कुल, ठीक है ना, जो ऑल्टरनेसी थी या कुछ भी उसके जो सिम्टम थे वो आए ही नहीं, अभी 6 महीने निकल गए, 1 साल निकल गया, आपने तब से रिपीट भी नहीं की डोज, ठीक है ना, वो चला गया बिल्कुल। इसका मतलब कि आपके डोज ने वो जो सिम्टम थे या वो जो डिजीज पैटर्न चल रहा था उसको तो ठीक किया ही किया, लेकिन जो पीरियोडिसिटी या एक ऑल्टरनेट डिजीज बनाने की टेंडेंसी थी बॉडी में, उसको भी ठीक कर दिया। सो इट इज अ वेरी गुड सिमिलियम, इट इज अ वेरी गुड, ये जो है हमारी एंटीसोरिक, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलियम बहुत ठीक थी, बिल्कुल करेक्ट थी, और उसने पेशेंट को डिजीज जो है वो रिमूव कर दी और उसको हेल्थ की तरफ ले गई आपके मेडिसिन। लेकिन अभी कभी कभी समटाइम्स नेसेसरी की बात कर रहे हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा कि 2 या 3 ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स बन जाती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ठीक है ना, और वो आपने मेडिसिन दी, यू यू हैव डन योर बेस्ट, आपने बहुत सही मेडिसिन निकाली, उससे सबसाइड हो गए सिम्टम्स, लेकिन फिर भी पीरियोडिसिटी में 1-2 सिम्टम आते जाते रहते हैं, चाहे वो अभी इतने इंटेंसिफाइड नहीं है जैसे पहले होते थे, लेकिन वो आते जाते रहते हैं, पीरियोडिसिटी नहीं टूट रही उसकी, although your medicine is covering the periodicity part, जो भी आपने दिया वो सब कवर कर रहा है, लेकिन डिजीज की periodicity नहीं टूट रही, फिर भी कभी कभी बीच बीच में सिम्टम ऑल्टरनेट कर जाते हैं, और उसी अराउंड पीरियड में ऑल्टरनेट कर जाते हैं, ठीक है ना, एक के बाद दूसरे आ जाते हैं, फिर तीसरे आ जाते हैं, चाहे उसकी इंटेंसिटी अभी 10% रहेगी, 5% रहेगी, आपने रिपीट भी की मेडिसिन, पोटेंसी भी हाई करके देख ली, लेकिन वो periodicity टूट नहीं रही, वो आते हैं फिर भी, बहुत कम सिम्टम आते हैं। बड़ी बार पेशेंट तो ठीक है जी डॉक्टर साहब, कोई नहीं, इतना तो मैं सहन कर भी लेता हूँ, ठीक है, पेशेंट सहन कर लेता है, लेकिन हमें पता भी पीरियोडिसिटी नहीं टूट रही, हमें पता वो ऑल्टरनेशन नहीं टूट रही, वो जो एक फिनोमेना है, प्रोसेस है ऑल्टरनेटिव डिजीज बनाने का, वो नहीं जा रहा पीछे से, एट दैट टाइम यू विल रिक्वायर दिस सिनकोना बार्क, मगर चाइना की आपको जरूरत पड़ती है एक डोज की, 1 स्मॉल डोज एंड इट विल ब्रेक दैट पीरियोडिसिटी, उस पीरियोडिसिटी को ब्रेक कर देती है, वो जो टेंडेंसी है ऑल्टरनेट डिजीजेस की उसको ब्रेक कर देती है। तो मोस्टली देखने को क्या मिलता है ऐसे केसेस में, आप एक चाइना की डोज देते हो, जो रिमेनिंग सिम्टम्स होते हैं वो चले जाते हैं उसके बाद, या फिर पीरियोडिसिटी ब्रेक होके एक सेट ऑफ सिम्टम रह जाता है बस छोटा सा, और मोस्ट प्रॉब्ली आप जो पुरानी मेडिसिन थी आपकी, आप उसी को रिपीट करते हो तो वो भी ठीक हो जाता है, या कभी कभी आपको कोई नई मेडिसिन देखने को जरूरत पड़ेगी अगर कोई नया सेट ऑफ सिम्टम्स आ जाए तो, वैसे यूजुअली ऐसे होता नहीं अगर आपकी मेडिसिन सही थी तो, ठीक है ना। सो उन केसेस में जहां पे डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट, डिस्पाइट योर बेस्ट रेमेडी, आपको पता है आपकी रेमेडी सही है,
क्योंकि उसने बहुत सारा कुछ ठीक कर दिया है। पेशेंट खुद बोल रहा है कि मेंटली फिजिकली ही इज वेरी 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 बेटर, लेकिन वो प्रियोडिसिटी नहीं टूट रही, वो ऑल्टरनेटिंग स्टेट जो है बनी हुई, वो फिर से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट होता रहता है। तो उस टेंडेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग सिम्टम्स को तोड़ने के लिए आपको तब सिनकोना बार्क की जरूरत पड़ेगी। चाइना की एक डोज की पोटेंटाइज सॉल्यूशन में 30 में 200 में एक डोज की जरूरत पड़ेगी ताकि वो उस टेंडेंसी को ठीक कर दे, ठीक है ना। लेकिन हर बार नहीं, ये नहीं जी शुरू ही चाइना से करो ऑल्टरनेट डिजीज में, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। उल्टा आप ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर लोगे, उसके बारे में भी आगे बताएंगे डॉक्टर हनीमन भी। एक्सेसिव सिनकोना दे दे के कैसे केस खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशंस है इनको याद रखना है, येट इट इज समटाइम्स नेसेसरी, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है टू एम्प्लॉय एज एन इंटरमीडिएट रेमेडी, ठीक है ना, समटाइम नेसेसरी, कभी कभी। सो विद रिगार्ड टू द इंटरमिटेंट फीवर्स दैट प्रिवेल स्पोरेडिकली और एपिडेमिकली, अब हम बात इंटरमिटेंट डिजीजेस से जो नॉन फेब्राइल थी, हम आ गए हैं इंटरमिटेंट फीवर्स के ऊपर, ठीक है ना। वो फीवर जो स्पोरेडिकली होते हैं, वो फीवर जो एपिडेमिकली हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो हमने पहले भी किया कि ये जो स्पोरेडिकल और एपिडेमिक ऑल्दो दे आर ऑफ सोरिक ओरिजिन, लेकिन बीच में एक एक्यूट करेक्टर भी उनका होता है अपना, ठीक है ना। नॉट दोज एंडेमिकली लोकेटेड इन मार्शी एरिया, लेकिन हम यहाँ पे एंडेमिक फीवर्स की बात नहीं कर रहे, जो कि बेसिकली कंडीशंस की वजह से कोई मार्शी डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, कोई मार्शी कंडीशंस में रहते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे आसपास सराउंडिंग ऐसी है जिसकी वजह से वो फीवर एक क्रॉनिक उसमें बना हुआ है। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोरेडिकली एंड एपिडेमिकली अकरिंग इंटरमिटेंट फीवर्स। We often find paroxysm likewise composed of two opposite alternating states. अभी यहाँ पे भी हमें paroxysm कैसे मिलते हैं कि opposite alternating states में देखने को मिलते हैं, जैसे cold और heat दो opposite states हैं, heat या cold, ठीक है ना, ठंड लग रही है फिर गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है फिर गर्मी लग रही है, और more frequently still of 3 या 3 है, ठीक है ना। कोल्ड चिल की स्टेज है, फिर हीट की है, फिर स्वेट की है। Therefore, the remedy selected for them from the general class of proved, हैं जी, क्या हुआ? किसी का माइक ऑन है? आई थिंक सर किसी का था, अभी नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है। So therefore the remedy selected for them from the general class of proved common not antisoric remedies, ठीक है ना, इनको हम एंटी एज एन एंटीसोरिक नहीं लेते, ठीक है। लेकिन पहले मैंने बात की है कि एंटीसोरिक का ये मतलब नहीं भी वो जो एक लिस्टेड, एंटीसोरिक इज द मेथड, ठीक है ना। हम केस को हमने एज अ क्रॉनिक वो नहीं लेना, जो स्पोरेडिक और जो ऐसे एपिडेमिक डिजीज हैं या ऐसी स्पोरेडिक डिजीज आती हैं, ठीक है ना। तो मेडिसिन ये नहीं भी आपकी सल्फर नहीं आ सकती, ऐसे स्टेट में आ सकती है, अभी सिम्टम ही वैसे सल्फर के, तो सल्फर आ सकती है। तो ये नहीं भी डॉक्टर हनीमन ने बोला जी एंटीसोरिक नहीं देनी उसमें, ठीक है ना। ये नहीं भी सल्फर काम नहीं कर सकती, आपकी लैकेसिस काम नहीं कर सकती, या लाइकोपोडियम काम नहीं कर सकती, सभी मेडिसिन काम कर सकती हैं, वो मेथड है। एंटीसोरिक मीन जब हम एक उसको एज अ क्रॉनिक डिजीज देख रहे हैं, हम एक फंडामेंटल कॉज देख रहे हैं एज अ सोरा, और उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्यूट मियाजम्स की वजह से ये जो हैं एपिडेमिक्स या कोई स्पोरेडिक फीवर्स हैं, उनका ओरिजिन हुआ है, ठीक है ना। तो हमने उनको उस तरह से देखना है, एक्यूट मियाजम के रूप में देखना है। सो जनरल क्लास ऑफ प्रूव्ड medicines must either, and remedies of this sort are the surest, be able likewise to produce in the healthy body two or all three similar alternating states, or else must correspond. तो जो आप रेमेडी सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, उसमें एक तो क्या है, या तो इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस इन दी हेल्दी बॉडी टू
और ऑल 3 सिमिलर ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स। वो जो हमें 2 स्टेट्स मिल रही हैं ऑल्टरनेटिंग हॉट और कोल्ड की, या फिर 3 की 3 स्टेट्स हॉट कोल्ड और स्वेट, इन तीनों को हेल्दी बॉडी में प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी हो, एक तो ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए हमारी, ठीक है ना। क्योंकि हम सिम्टम की सिमिलैरिटी देख रहे हैं, तो वो जो तीनों स्टेट्स हैं उनको प्रोड्यूस करने की इन मेडिसिन में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और एल्स मस्ट कॉरेस्पॉन्ड बाय सिमिलैरिटी ऑफ सिम्टम्स इन द मोस्ट होम्योपैथिक मैनर पॉसिबल टू द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट मार्क्ड एंड मोस्ट पिकुलियर ऑल्टरनेटिंग स्टेट। या फिर अगर वो तीनों को नहीं करती, या हमारे सामने जो तीनों स्टेट्स हैं उनमें से 2 स्टेट्स ऐसी हैं कि वो ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है उसके सिम्टम्स हमारे सामने, हाँ लेकिन एक स्टेट के प्रोमिनेंट है, तो वो मेडिसिन जो एक स्टेट के जो प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं उनको कवर करती हो, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझिए, अगर आपके तीनों स्टेट्स को कवर करने वाली मेडिसिन आपको मिल जाती है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसी कोई मेडिसिन नहीं मिलती तो एटलीस्ट, और ठीक है ना, और है दूसरा मेथड क्या है, मस्ट कॉरेस्पॉन्ड बाय सिम्टम ऑफ सिमिलैरिटी, सॉरी सिमिलैरिटी ऑफ सिम्टम्स इन द मोस्ट होम्योपैथिक मैनर, मोस्ट होम्योपैथिक मैनर में सिमिलैरिटी के साथ टू द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट मार्क्ड एंड मोस्ट पिकुलियर ऑल्टरनेटिंग स्टेट। जो भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट आ रही है, फॉर एग्जांपल पेशेंट है उसमें चिल की स्टेज बहुत स्ट्रांगली आ रही है, उसमें सिम्टम बड़े आते हैं, चिल होता है, साथ में थर्स्ट बहुत होती है, साथ में थोड़ा थोड़ा डिल्यूजन होना शुरू हो जाता है चिल के साथ, 5 कंबल ऊपर डाल रहे हैं जिसको आराम नहीं आता, चिल जो है वो अलोंग द स्पाइन जा रही है, तो इतने हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट है वो, ठीक है ना। आसपास वाले बोलते हैं कि वो चिल वाली स्टेज बड़ी जबरदस्त होती है जिसकी, बाकी फिर चलो ये सहन कर लेता है, उसमें कुछ इसको ज्यादा तकलीफ नहीं होती ठीक है ना, वो बेस्ट मार्क्ड है एंड मोस्ट पिकुलियर ऑल्टरनेटिंग स्टेट है तीनों में से, ठीक है ना, आइदर टू द कोल्ड स्टेज और टू द हॉट स्टेज और टू द स्वेटिंग स्टेज, ईच विद इट्स एक्सेसरी सिम्टम्स अकॉर्डिंग एज द वन और अदर ऑल्टरनेटिंग स्टेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पिकुलियर, ठीक है ना। तो उनमें से जो भी स्टेट बहुत पिकुलियर है एज कंपेयर टू बाकी की 2 स्टेट्स या बाकी की स्टेज जो भी दूसरी स्टेज है या तीसरी स्टेज है, ठीक है, उनमें से जो भी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट अपने सिम्टम दिखा रही है, पिकुलियरली अपने सिम्टम दिखा रही है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए हमारी दवाई। ये पहला पार्ट है इंटरमिटेंट इसमें फीवर्स में, तो ये तो कवर करना चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी मोस्ट मार्क्ड स्टेट है तीनों को दोनों को करता है, बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है ना। अगर सबको सिम्टम कवर नहीं तो एटलीस्ट जो बहुत मार्क्ड स्टेज है जहां पे सिम्टम्स बहुत मार्क्डली आ रहे हैं जिस स्टेज में, उस स्टेज को कवर करना चाहिए, पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, बट द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट्स हेल्थ ड्यूरिंग द इंटरवल्स व्हेन ही इज फ्री फ्रॉम फीवर मस्ट बी द चीफ गाइड टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी। लेकिन उसके साथ उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पेशेंट के सिम्टम हैं, बट द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट्स हेल्थ, उसकी सेहत के जो सिम्टम है ड्यूरिंग द इंटरवल, वो इंटरवल जहां पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे फीवर नहीं है, कोई भी स्टेज नहीं है, व्हेन ही इज फ्री फ्रॉम फीवर मस्ट बी द चीफ गाइड टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी। अगर उस टाइम पे कोई करेक्टरिस्टिक सिम्टम है, कोई थर्स्ट को लेके, कोई एपेटाइट को लेके, कोई उसकी मेंटल एक्टिविटी को लेके, कि ये जब ठीक हो जाता है ना बहुत चीयरफुल हो जाता है, गाने गाता है फिर तब, तो वो एक करेक्टरिस्टिक सिम्टम बन गया हमारा कि ये हमें गाइड करेगा मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी की तरफ, कि वो जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेज आती है इसकी, उसके साथ साथ ये जो सिम्टम्स हैं इस टाइम पे, कि जब ठीक होता है ना, बिल्कुल ठीक होता है, उसको भूख ही बहुत लगती है, बहुत भूख लगती है इसको, है ना। फिर जैसे जैसे फीवर चढ़ता है फिर भूख इसकी चली जाती है, लेकिन जब बिल्कुल ठीक होता है बहुत भूख लगती है इसको, कोई उस टाइम के डिजायर्स हैं, कोई अवर्जन्स हैं उस टाइम के, ठीक है ना, कोई थर्स्ट का कोई पैटर्न है उस टाइम पे, वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उस टाइम के जब वो फ्री है उस फीवर के साथ, वो जो इंटरवल की स्टेज आई है बीच में जहां पे कोई भी स्टेज नहीं है, ना स्वेट की स्टेज है, ना चिल की स्टेज है, ना हीट की स्टेज है, वो जो स्टेज आई है उस टाइम पे सिम्टम कैसे हैं इंटरमिटेंट फीवर में, ठीक है ना। तो ये जो 2 पार्ट्स हैं इंटरमिटेंट फीवर्स को ठीक करने के लिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला कि जो भी तीनों स्टेजेस में से, दोनों स्टेजेस में से बड़े मार्क्ड सिम्टम दिखाती है,
वो वाली स्टेज के सिम्टम्स, ठीक है ना, स्टेज प्लस उसके जो भी सिम्टम्स है, ईच विद इट्स असेसरी सिम्टम्स, ठीक है ना, जो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और मोस्ट पेक्युलियर हैं, प्लस सिम्टम ऑफ पेशेंट्स हेल्थ ड्यूरिंग द इंटरवल व्हेन ही इज फ्री फ्रॉम द फीवर। जब फीवर से बिल्कुल फ्री है उस टाइम पे उसके क्या सिम्टम्स हैं पेक्युलियर, वो वाले सिम्टम्स, ये चीफली गाइड करते हैं हमें टुवर्ड द मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी। ठीक है, सो दोनों स्टेजेस जो हैं, दोनों पार्ट्स जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। द ऑल्टरनेटिंग डिजीजेस जहाँ पे फेब्राइल करेक्टर नहीं है, फीवर नहीं है, एंड देन द इंटरमिटेंट फीवर्स जहाँ पे फीवर साथ में है। ठीक है, पहले वाले को हमने एज एन एंटीसोरिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो ट्रीटमेंट देना है, लेकिन वहां पे उसकी भी स्टेजेस देखनी है कि जो ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स हैं उनमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स आते हैं। सिमिलरली इन द इंटरमिटेंट फीवर के जो ऑल्टरनेटिंग स्टेजेस आ रही हैं उसमें से जो स्टेज स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्टेजेस के सिम्टम हो जाएं अच्छी बात है, तीनों के हो जाएं अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो पा रहे तो विच एवर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेज जहाँ पे बहुत पिकुलियर सिम्टम्स मिल रहे हैं, कोई हीट की स्टेज में, कोल्ड की स्टेज में, स्वेट की स्टेज में, वो सिम्टम्स प्लस द सिम्टम्स ड्यूरिंग द इंटरवल व्हेन द पेशेंट इज फ्री फ्रॉम द फीवर, जब वो फीवर से बिल्कुल फ्री है उस टाइम पे उसके क्या करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, ये दोनों पार्ट मिलके हमें गाइड करते हैं एक सही होम्योपैथिक रेमेडी की तरफ। इसका एक लंबा फुटनोट है जहाँ पे डॉक्टर हनीमन वही जो हमने पहले बात की थी कि इंटरमिटेंट फीवर इज नॉट जस्ट ऑफ वन टाइप, तो कुछ टाइप्स उन्होंने बताई हैं। द पैथोलॉजी हिथर्टो इन वोग विच इज स्टिल इन द स्टेज ऑफ इररेशनल इन्फेंसी, ठीक है ना, बोल रहे हैं जो पैथोलॉजी है इसका जो नाम दिया हुआ है वो एक इररेशनल इन्फेंसी में है, स्टेज है उसकी, क्योंकि अभी अभी लोगों को समझ में आना शुरू हुआ है इंटरमिटेंट फीवर के बारे में, तो उसको सिर्फ एक ही नाम दे दिया, रिकॉग्नाइजेस बट वन सिंगल इंटरमिटेंट फीवर। तो वो जो है पैथोलॉजी जो है वो एक ही सिंगल इंटरमिटेंट फीवर की टाइप को रिकॉग्नाइज करती है, बाकी की टाइप्स को नहीं करती। वो सिंपल बता देती है ये एग है, ठीक है ना, विच इट लाइकवाइज टर्म्ड एग, ठीक है ना, कि एग इसको बोलते हैं, ये जो सिम्टम्स हैं ऐसे ऑल्टरनेटली आते हैं। एंड एडमिट्स ऑफ नो वराइटीज, क्यों डॉक्टर ने मैंने ऐसे बताते हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आपने एक ही नाम दिया है तो आप एक ही मेडिसिन दोगे, फिर उसकी आप उसमें वैरायटीज ही नहीं देख रहे कि भाई कितने काइंड ऑफ वैरायटीज आती हैं। अगर आप वैरायटीज देखो तो आप उसके हिसाब से कोई और मेडिसिन सोचो, क्योंकि आपने एक ही सिंगल नाम दे दिया, चाहे हीट स्टेज कैसी है, चिल स्टेज कैसी है, स्वेट स्टेज कैसी है, ठीक है ना, आपने उसके हिसाब से आपने उसको देखा ही नहीं, आपने सिर्फ एक नाम दे दिया जी एग है, तो उसके हिसाब से भी जहां पे भी दिखता जी एग है वहां पे आप सिनकोना बार्क देनी शुरू कर देते हो, कुनीन देनी शुरू कर देते हो, ठीक है ना। ये जो एक इरेशनल ट्रीटमेंट है उसके बारे में डॉक्टर ने बात करते हुए पैथोलॉजी के नाम के ऊपर ही आप दवाई देनी शुरू कर देते हो, एंड देन ही गिव्स द एग्जांपल्स के कितने इन्यूमरेबल वैरायटीज हैं इंटरमिटेंट फीवर्स की। चलो ये पढ़ते हैं। एंड एडमिट्स ऑफ नो वैरायटीज बट सच एज आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द डिफरेंट इंटरवल्स एट विच द पैरोक्सिज्म रिकर हो रहा, लेकिन उसको एक नाम दे दिया और उसकी कोई वैरायटी नहीं हम एडमिट करते, सिर्फ कितने इंटरवल पे फीवर होता है उसके हिसाब से हम उसको, हम भी पढ़ते हैं पैथोलॉजी में जब पढ़ते हैं मलेरिया के बारे में या इंटरमिटेंट फीवर के बारे में, कुटोडियन, टर्शियन और क्वार्टन काइंड ऑफ फीवर होते हैं, लेकिन उससे भी कोई मेडिसिन के ट्रीटमेंट में नहीं फर्क पड़ता। हाँ ये होता है कि भाई रिपीट कितनी जल्दी करती हैं, अगर 4 बार है तो भी 4 बार करनी है रिपीट, 3 बार है तो 3 बार रिपीट करनी है मेडिसिन। बट देर आर मच मोर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, डॉक्टर हनुमान क्या बोल रहे हैं कि इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, इनसे भी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो कि मार्क करते हैं उसकी वैरायटीज को। among them then what are marked by the period of their reoccurrence, सिर्फ reoccurrence ऑफ पीरियड के ऊपर हम उसको टर्म नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ टाइम के रिपीटिशन जो है रिकरेंस का पीरियड है उसके बिना उसमें कितनी वैरायटीज देखने को मिलती हैं हमें, अगर हम उनको इग्नोर करते हैं देन वी कैन नॉट बेसिकली ट्रीट रैशनली। देयर आर इनन्यूमरेबल वैरायटीज ऑफ दीज फीवर्स, सम ऑफ व्हिच कैन नॉट बी डिनोमिनेटेड एग, कई तो हम एग बोल ही नहीं सकते, क्योंकि एग में तीनों स्टेजेस हैं, हाँ जी, चिल है, फिर हीट है, फिर स्वेटिंग की स्टेज है, अब कईयों में एक स्टेज आती नहीं,
बोलते कि वो तो फिर एक भी नहीं है अगर हम देखें तो उसको, एज देयर फिट्स कंसिस्ट सोली ऑफ हीट, क्योंकि वो कभी कभी बिल्कुल सिर्फ हीट ही होती है, बाकी की दो स्टेजेस है ही नहीं, तो उसको एक भी कैसे बोलें। अदर्स अगेन आर करेक्टराइज्ड बाय कोल्ड अलोन, किसी किसी में सिर्फ चिल ही होती है, विद और विदाउट सब्सिक्वेंट परस्पिरेशन, चिल के बाद परस्पिरेशन आ जाती, सीधी हीट की स्टेज ही नहीं आती, या बिना परस्पिरेशन के भी आ जाता है आगे। Yet others which exhibit general coldness of the surface with a sensation of heat on the patient's part, और कुछ फीवर होते हैं जहां पे हाथ लगाने पे पेशेंट ठंडा है लेकिन पेशेंट को अंदर से हीट महसूस हो रही है। ऑन विल्स द बॉडी फील्स एक्सटर्नली हॉट, द पेशेंट फील्स कोल्ड, और कुछ ऐसे होते हैं जहां पे हाथ लगाने पे शरीर गर्म है लेकिन पेशेंट को अंदर से चिल महसूस हो रही है, ठंडी महसूस हो रही है। Others again in which one paroxysm consists entirely of a rigor or simple chilliness, ठीक है ना। और कुछ पैरोक्सिज्म ऐसे आते हैं जहां पे सिर्फ राइगर होता है, चिल्लीनेस होती है, कांप रहा है पेशेंट, फॉलोड बाय एन इंटरवल ऑफ हेल्थ, और उसके बाद एकदम से हेल्दी हो जाता है, हीट की स्टेज ही नहीं आती, स्वेट की स्टेज ही नहीं आ रही। वाइल द नेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ हीट अलोन, जो अगला पैरोक्सिज्म आता है वो हीट का आ जाता है, फॉलोड और नॉट बाय परस्पिरेशन, या तो परस्पिरेशन आ जाती है उसके बाद, कईयों में नहीं भी आती। अदर्स अगेन इन विच द हीट कम्स फर्स्ट, और कुछ होती हैं उसकी वैरायटी जहां पे हीट पहले आ जाती है, एंड देन द कोल्ड स्टेज, नॉट टिल दैट इज गॉन, ठीक है ना। फिर पहले हीट आ जाती है फिर कोल्ड आ जाती है। अदर्स अगेन वेयर इन आफ्टर अ कोल्ड और हॉट स्टेज ए पायरेक्सिया एंस्यूज, ठीक है, कोल्ड या हॉट स्टेज के बाद सीधा ए पायरेक्सिया, जहां पे फीवर है ही नहीं, वो आ जाता है, एंड देन परस्पिरेशन कम्स, और उसके बाद परस्पिरेशन आती है, ऑन लाइक अ सेकेंड फिट, एक दूसरे फिट की तरह, एक दूसरी ऑल्टरनेटिंग डिजीज की तरह आती है, ठीक है ना। ऑफन मैनी आवर सब्सिक्वेंटली, कभी कभी कई घंटों के बाद, जैसे अभी कोल्ड और स्टेज हीट की स्टेज हुई, एक दो घंटे चली वो स्टेज, उसके बाद बुखार चला गया, बिल्कुल ठीक हो गया पेशेंट, दो तीन घंटे के बाद एकदम से स्वेट आ गया सीधे ही, एज अ डिफरेंट पेरोक्सिज्म, एज अ डिफरेंट फिट। अदर्स अगेन इन विच नो परस्पिरेशन एट ऑल कम्स ऑन, और कुछ ऐसे स्टेजेस हैं जहां पे परस्पिरेशन आती है नहीं, एंड येट अदर्स इन विच द होल अटैक कंसिस्ट ऑफ परस्पिरेशन अलोन, और कुछ ऐसे होते हैं एपिसोड्स या ऐसे फीवर्स हैं जहां पे हीट और कोल्ड की स्टेज की जगह सिर्फ परस्पिरेशन का अटैक आ रहा है, सिर्फ स्वेटिंग आ रही है विदाउट एनी कोल्ड और हॉट स्टेज, और इन विच द परस्पिरेशन इज ओनली प्रेजेंट ड्यूरिंग द हीट, या फिर परस्पिरेशन है ही सिर्फ तब जब हीट की स्टेज है, दोनों मिक्स हैं स्टेजेस, अलग अलग नहीं है वो, जैसे हीट की स्टेज आई बुखार चढ़ना शुरू हुआ वैसे साथ में परस्पिरेशन आ रही है उसको। एंड देर आर इन्यूमरेबल अदर डिफरेंसेस, और ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं स्पेशली इन रिगार्ड टू द एसेसरी सिम्टम्स, साथ में और कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं अगर उनको देखें तो और भी बहुत ज्यादा इन्यूमरेबल डिफरेंसेस बन जाते हैं, सच एज हेडेक ऑफ अ पेकुलियर काइंड, किसी स्टेज में हेडेक आ रहा है साथ में, बैड टेस्ट इन द माउथ, मुंह का स्वाद गंदा हुआ है, खराब हुआ है, नौशिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, वांट ऑफ और एक्सेसिव थर्स्ट, प्यास बहुत ज्यादा लग रही है बिल्कुल भी नहीं लग रही, पिकुलियर पेन्स इन द बॉडी और लिम्स, कोई पिकुलियर पेन्स हैं, कोई टीयरिंग पेन्स हैं शरीर में साथ में हो रही हैं, ठीक है ना, कोई क्रैम्पिंग पेन्स आ रही हैं, क्रैम्प्स आ रहे हैं शरीर में, डिस्टर्ब्ड स्लीप, डिलीरियम आ रहा है साथ में, ऑल्टरनेशन ऑफ टेम्पर, स्पाजम्स एटसेट्रा, गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है किसी स्टेज में, किसी में नहीं हो रही, किसी में शांत हो जाता है वो, बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर द कोल्ड स्टेज, ठीक है ना, कोल्ड स्टेज के पहले उसके दौरान या बाद में, बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर द हॉट स्टेज, ठीक है ना, वैसे ही हॉट स्टेज के पहले उसके ड्यूरिंग या उसके बाद में, और बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर द स्वेटिंग स्टेज, वैसे ही स्वेटिंग स्टेज के पहले उसके ड्यूरिंग या बाद में, इन सब चीजों में भी डिफरेंस आ सकता है, ठीक है ना। तो कितनी काउंटलेस वैरायटीज बन जाती हैं इंटरमिटेंट फीवर्स की, और हम सिंपल उसको एक कैसे बोल सकते हैं, एंड काउंटलेस अदर वैरायटीज, all these are manifestly intermittent fevers of very different kinds, ये सब इंटरमिटेंट फीवर बहुत डिफरेंट काइंड्स के हैं, ठीक है, इनको हम सिंपल एक बोल के सिंकोना या क्विनीन नहीं दे सकते, each of which as might naturally be supposed requires a special homeopathic treatment,
और हर किसी के लिए एक स्पेशल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू व्हाट आर द सिम्टम्स, कैसी उसकी वैरायटी है, कैसे कैसे क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है, उसके हिसाब से हर किसी को एक स्पेशल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, एक अलग डिफरेंट मेडिसिन देनी पड़ती है. It must be confessed that they can almost all be suppressed as is often done. और ये भी बोल रहा है कि कन्फेस करना इस यहाँ पे गलत बात नहीं होगी कि ये सब फीवर सप्रेस हो जाते हैं. कैसे होते हैं? एज इज ऑफन डन, और यूजुअली होते हैं बाय इनॉर्मस डोजेस ऑफ बार्क एंड ऑफ इट्स फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस, द सल्फेट ऑफ क्विनीन. ठीक है ना, जो सिनकोना बार्क है उसकी जो प्रेपरेशन बनाते हैं और उसको देते रहते हैं, या सल्फेट ऑफ क्विनीन बना लेते हैं, वहां से क्विनीन बना लेते हैं. वो दे अभी तो चलो इतना नहीं देते क्विनीन, लेकिन अगर आप पहले के आपके पास कोई पेशेंट्स हैं जिन्होंने टाइफाइड से सफ़र किया है या मलेरिया से सफ़र किया है, तो आप देखोगे भी प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ क्विनीन के बाद, मेरे पास एक पेशेंट आते हैं तो कम से कम 2-2.5 साल क्विनीन लेते रहे वो, क्योंकि उनको फीवर होते थे. आज उस बात को 10 साल हो गए हैं, और उसके बाद जो सिम्टम्स डेवलप हुए ऑफ वर्टाइगो, बर्निंग, फीवरिश फीलिंग कॉन्टिन्यूस रहती है. ठीक है ना, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं उनके, चक्कर आते हैं, वीकनेस बड़ी रहती है बॉडी में, वो जाती ही नहीं. ही वॉज इनटू पुलिस डिपार्टमेंट, बहुत एक्टिव रहे हैं अपनी ड्यूटी में, लेकिन उनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेनी पड़ी इसी की वजह से. कि वो जो उसके बाद जो सिम्टम डेवलप हुए, वो जो सप्रेशन हुई, वो बाद में ठीक ही नहीं हुई किसी से भी. ठीक है ना, सो दे आर ऑफन बेसिकली सप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस थिंग. क्यों? क्योंकि हमने ये बात नहीं समझा कि क्विनीन जो है, चाइना जो है, सिनकोना जो है, उसका एक अपना करेक्टर है फीवर का. हम सिर्फ एक टर्म करके इन सब वैरायटी ऑफ फीवर्स को हमने एक टर्म कर दिया, और उसके लिए हम क्विनीन देनी शुरू कर दी हमने. ये एक है 2 क्विनीन, एक है 2 क्विनीन. हमने इतनी वैरायटी है, इतनी डिफरेंसेस हैं उनमें, वो हमने देखा ही नहीं. इवन जो बेसिक एक डेफिनेशन है एक की, कि उसमें 3 स्टेज होती है, आधे से ज्यादा फीवर तो ऐसे हैं जिनमें तीनों स्टेजेस होती ही नहीं है, उनमें भी क्विनीन दे रहे हैं. ठीक है ना, सो ये जो इरेशनल ट्रीटमेंट हुआ, इसकी वजह से ये जो ऐसे फीवर हैं बड़ी जल्दी सप्रेस हो जाते हैं. दैट इज टू से देयर periodical recurrence, their typhus may be extinguished by it although. ठीक है ना, ये जो periodical recurrence, जैसे मैंने आपको बोला कि चाइना की एक टेंडेंस है, स्ट्रॉन्ग करेक्टर है कि वो जो periodical recurrence है उसको खत्म कर देती है. ठीक है ना, इसीलिए डॉक्टर ने मैंने वहां पे भी बोला कि भाई कभी कभी हमें ऑल्टरनेटली देनी पड़ती है, जहां पे हम देखते हैं भी बाकी तो सिम्टम चले गए लेकिन प्रियोडिसिटी नहीं जा रही, लेकिन दैट इज इन अ डायनेमिक फॉर्म. वो एक डायनेमिक डोज होती है, ऐसे नहीं. ठीक है ना, सो क्यों कि क्विनीन की या चाइना की कह के वो जो periodical occurrence है मे बी extinguished by it, वो जो उसको extinguish कर देती है. It although often only after increased and frequently repeated doses. लेकिन हाँ, obviously अगर suppress करना है तो डोज भी स्ट्रॉन्ग चाहिए. But the patients who suffered from intermittent fevers for which Sincuna bark is not suitable, as is the case with all those epidemic intermittent fevers that traverse whole countries and even mountainous districts, are not restored to health by the extinction of the typhus. ठीक है ना, लेकिन वो सारे पेशेंट्स जो कि इंटरमिटेंट फीवर से सफर कर रहे थे और वो सूटेबल नहीं था चाइना के लिए, सिनकोना बार्क के लिए, क्विनीन के लिए. और ये तो जनरली कॉमनली सारे ही केसेस में ऐसे होता है, क्योंकि हर किसी के लिए सिम्टम थोड़ी मैच करते हैं चाइना के इंटरमिटेंट फीवर के साथ. ठीक है ना, सो एज इज द केस विद ऑल दोज एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर, जितने भी एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर हुए हैं कंट्रीज में या अदर डिस्ट्रिक्ट्स में, उस टाइम की बात कर रहे हैं डॉक्टर हनेमन के टाइम की, तो उनमें सिनकोना वाज नॉट बेसिकली अ सूटेबल रेमेडी. ठीक है ना, तो उनमें देखने को कम मिलता है कि जो पेशेंट है दैट इज नॉट रिस्टोर टू हेल्थ, हेल्थ नहीं एस्टेब्लिश हुई. ठीक है ना, बहुत ज्यादा डोजेस दी उसकी, सिनकोना की, क्विनीन की, सल्फेट ऑफ क्विनीन की, लेकिन हेल्थ नहीं रिस्टोर हुई. ऑल्दो जो टाइपस था, वो जो एक ये थी periodicity थी, ये वो थी, वो तो खत्म कर दी उसने, periodical recurrence, लेकिन जो हेल्थ की एस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं हो पाई. हुआ क्या उसकी जगह? ऑन द कॉन्ट्रेरी दे नाउ रिमेन इल इन अनदर मैनर.
वो एक दूसरे तरीके से बीमार रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसीलिए हम पढ़ते हैं ना, नेवर वेल आफ्टर टाइफाइड, नेवर वेल आफ्टर इंटरमिटेंट फीवर्स, क्योंकि एक अलग सेट ऑफ सिम्टम्स जो कि ये जो पार्ट हो रहा था ये तो एक्यूट था, इंटरमिटेंट फीवर तो एज एन एक्यूट डिजीज आया था, उसको एक्यूटली हैंडल किया जाता उस टाइम पे, उसने तभी ठीक हो जाना था। लेकिन अब जो डिस्क्रेशिया बन गया, अब जो डिजीज बन गई आफ्टर द इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ कुनीन और सिनकोना जो दिया गया, उसने क्रॉनिक रूप ले लेना है, वो क्रॉनिसिटी में चला जाता है। सो दे नाउ रिमेन इल इन अनदर मैनर, वो बीमार तो अभी भी है लेकिन एक अलग तरीके से, एंड वर्स ऑफन मच वर्स देन बिफोर, पहले से भी ज्यादा बीमार है अभी। जो टाइफाइड या इंटरमिटेंट फीवर शुरू होने से पहले उनकी हेल्थ थी और इंटरमिटेंट फीवर खत्म होने के बाद जो हेल्थ है वो पहले से काफी 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 ज्यादा वर्स होती है। दे आर अफेक्टेड बाय पिकुलियर क्रॉनिक बार्क डिस्क्रेशियाज, ठीक है ना, क्रॉनिक बार्क डिस्क्रेशिया, क्रॉनिक कुनीन डिस्क्रेशिया जो हैं पिकुलियर होते हैं, ये जो सिम्टम मैंने अभी आपको बताए, वीकनेस रहती है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे हो जाता है कि जो पेशेंट की ही डिजीज होती है, ये बन जाती है। डिस्क्रेशिया शुरू तो उसी से हुआ, कुनीन से, लेकिन वो ऐसे सेटल हो जाती है बॉडी के अंदर कि ये एक पेशेंट की ओरिजिनल डिजीज का पार्ट बन जाती है। बाकी जो पुराने सिम्टम्स है तो चले जाते हैं, चले मतलब छुप जाते हैं, हमने पढ़ा है ना, एक स्ट्रॉन्गर डिजीज आ जाए तो जो वीकर डिजीज है उसको वो सबसाइड कर देती है, ठीक है ना, एफोरिज्म 38 39 40 के ड्यूरिंग हमने पढ़ा है। तो क्रॉनिक बार्क डिस्क्रेशिया अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्गर डिजीज होती है कि जो एक नेचुरली अकरिंग डिजीज थी, चाहे वो इंटरमिटेंसी में थी, चाहे वो ऑल्टरनेट डिजीज में थी, चाहे कुछ और क्रॉनिक डिजीज थी, उसको वो सबसाइड करके साइड में कर देती है, खत्म नहीं होती, वो भी सबसाइड करके साइड में कर देती है। और अपने जो सिम्टम्स हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं उसके कि दे आर बेसिकली उसको रिप्लेस कर जाती है ओरिजिनल जो डिजीज थी उसकी, उसके साथ। So they are affected by peculiar chronic bark dyscrasias and can scarcely be restored to health. बड़ी मुश्किल से इनको रिस्टोर किया जा सकता है हेल्थ के, बहुत मुश्किल से, कैन स्कार्सली, इवन बाय अ प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट बाय द ट्रू सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जब बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है, इसीलिए मोस्टली ऐसे पेशेंट्स को मैं बोल ही देता हूँ कि टाइम बहुत लगने, आराम से दवाई लेते रहना। उनको समझाना पड़ता है कि ये जो आपने इतनी देर ये कुनीन ली है, ठीक है ना, ये तो उसके सिम्टम्स हैं जो आप महसूस कर रहे हो, उनको पता भी होता है। 95% पेशेंट को जो इसके थ्रू हुए होते गए होते हैं उनको ये पता होता है, थोड़ा तो डॉक्टर्स ने भी बताया होता है, थोड़ा उनको भी पता होता है कि भाई जब से ये कुनीन लिए, पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब कुनीन ने ना शरीर अंदर से खा गई मेरा, ये होते हैं उसके वर्ड्स, के अंदर से खा गई मेरा शरीर, ऐसा लगता है बचा ही नहीं कुछ अंदर, ऐसी स्टेट ले आती है वो, ठीक है ना। एंड इवन बाय प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट बाय द ट्रू सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसको रिस्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुश्किल का ये मतलब नहीं भी छोड़ देना, नहीं, जितना भी हम रिस्टोर कर सके उतना अच्छा है उसके लिए। एंड येट दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्योरिंग, और इसको डॉक्टर हनीमैन बोलते हैं कि हम इसको क्योरिंग बोल देते हैं जी, हाँ जी, कुनीन के साथ हमने इंटरमिटेंट फीवर को क्योर कर दिया। क्योर नहीं किया, वो इंटरमिटेंट फीवर तो एक नेचुरली अकरिंग एक्यूट डिजीज थी जिसको रिप्लेस कर दिया गया एक और बड़ी डिजीज के साथ, तो बेचारा छुप गया, वो छुप गया क्योंकि हमने उससे भी बड़ी बीमारी दे दी उसको, तो सप्रेस हो गया वो, क्या करे वो भी, बोला मैं तो नेचुरली अकरिंग हूँ, मेरा तो इतना जोर ही नहीं जितना ये क्रॉनिक बार्क डिस्क्रेशिया का, क्रॉनिक कुनीन डिस्क्रेशिया का है, उतना तो जोर ही नहीं मेरा शरीर के ऊपर, तो सप्रेस स्टेट में चला जाता है। बोलते वो सप्रेस स्टेट में चला जाता है, ये नए सिम्टम आ जाते हैं और उसको हम क्योर बोल देते हैं कि हमने बुखार क्योर कर दिया, एपिडेमिक क्योर कर दिया, पेशेंट हमेशा के लिए खोखला हो जाता है अंदर से। इसी एफोरिज्म का एक और फुटनोट है लास्ट में जहां पे हमने ये बात की थी, उस अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी के ऊपर चीफ गाइड, क्योंकि उसके ऊपर डॉक्टर बोइंग हसन ने काम किया तो उनको डॉक्टर हनीमैन ने मेंशन किया यहाँ पे
अगर आप चाहें तो डॉक्टर बोइंग हसन के लेसर राइटिंग्स में भी देख सकते हैं द वर्क ही हैज डन ऑन द इंटरमिटेंट फीवर्स. So Dr. Wong Boing Hassan, who has rendered more services to our beneficent system of medicine than any other of my disciples, has been elucidated with this subject, which demands so much care and has facilitated the choice of the efficient remedy for the various epidemics of the fever. ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे एपिडेमिक्स होते भी बहुत थे ऐसे इंटरमिटेंट फीवर्स के, तो उसके ऊपर उन्होंने उस टाइम बहुत काम किया. एंड ही हैज गिवन great examples of the epidemic fevers where the intermittent fevers were occurring. ठीक है, और उन्होंने कैसे कैसे उन सिम्टम्स को देखा, कैसे कैसे उन सिम्टम्स को नोट किया, कैसे स्टेजेस थी उनकी, उन सबको नोट करके उन्होंने उसके ऊपर बताया कि भाई इवन ही हैज गिवन कि भी 200 क्योंकि तभी 200 वाज नॉट दैट मच यूज्ड. ये पोटेंसी जो है 200 200 ये इतनी यूज नहीं होती थी. तो he has also given the cases where he has used 200 potency with a very great results in such cases. ठीक है, in his work and title, ये जो उसका टाइटल है लेकिन वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है डॉक्टर बोइंग हसन की लेसर राइटिंग्स में, तो उसको आप रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. बहुत ही अच्छी राइटिंग है उनकी उसमें से. अब खास करके ये जो 5 एफोरिज्म्स हैं आगे भी करेंगे, चलो इसके ऊपर कुछ और एफोरिज्म्स हैं उसके ऊपर आएंगे आगे, क्योंकि डोजेज के ऊपर और रिपीटिशन के ऊपर आगे है, करेंगे नेक्स्ट टाइम. लेकिन इन एफोरिज्म्स के साथ अगर आप उसको पढ़ते हो, मुझे नेक्स्ट टाइम देखते हैं अगर मौका मिला थोड़ा सा ब्रीफ में बात कर भी लेंगे उसके बारे में. ठीक है ना, कि उन्होंने कुछ पॉइंट्स, और यही है बेसिकली, तो यही पॉइंट्स हैं, यही है. उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं फिर आगे कि उसके ऊपर डॉक्टर बोइंग हसन ने कैसे कुछ केसेस कुछ किए, उसकी एग्जांपल्स हैं. तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम, मैं थोड़ा सा निकाल के लेके आता हूँ उसके ऊपर, कुछ पॉइंट्स निकाल के लेके आते हैं, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे. ठीक है, क्लैरिटी हो जाती है. लेकिन आप भी पढ़िएगा उसको, क्योंकि ये एफोरिज्म के बाद जब आप पढ़ोगे तो यू विल हैव एन एम्पल क्लैरिटी कि पहली चीज तो, क्योंकि सबसे पहले तो हमने डिफ्रेंशिएट करना है, इसको हम ऑल्टरनेट डिजीजेस कहते हैं, ये इंटरमिटेंट फीवर्स हैं. ठीक है ना, उसकी क्लासिफिकेशन पहले जरूरी है ना. फिर उसमें हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि जब आप डॉक्टर ये देखोगे उनके जो सिम्टम्स उन्होंने दिए हैं कि कितने वैरायटी ऑफ सिम्टम्स होते हैं हमारे सामने, एंड आउट ऑफ दोज वैरायटी देयर आर सम सिम्टम, फ्यू सिम्टम्स किसी पर्टिकुलर स्टेज में जो ज्यादा इंपैक्ट पा रहे हैं पेशेंट के ऊपर भी, और आपको देखने को भी बड़े करेक्टरिस्टिक लग रहे हैं, यार ये तो बड़ा करेक्टरिस्टिक सिम्टम है. ठीक है ना, दिस इज नॉट अबाउट द रेमिटेंट फीवर्स. ठीक है ना, ये याद रखना, या कोई कॉन्टिन्यूस फीवर है उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. दीज आर द इंटरमिटेंट फीवर्स जहाँ पे इंटरमिटेंसी है. एक स्टेज आती है जहाँ पे बुखार नहीं होता एपायरेक्सिया की, और देन द पायरेक्सिया और दो स्टेजेस दे कम. ठीक है ना, तो रेमिटेंट फीवर या कोई हमारे जो कॉन्टिन्यूस फीवर हैं उनके बारे में बात नहीं है ये उसके, ये ध्यान रखना है. दिस इज अबाउट द इंटरमिटेंट फीवर्स. ठीक है जी, चलिए. आज का क्लास यहीं पे करते हैं फिनिश. एक बार जाके दोबारा इसको रीडिंग दीजिए, पढ़िएगा. कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर बात कर लेंगे, क्योंकि जनरली तो एक बेसिक गाइडलाइंस हैं कि जो हमारे सोरिक ओरिजिन की जो जितनी भी डिजीजेज हैं, जो कि ऑलमोस्ट सभी हैं, उनको कैसे देखना है, उनमें क्या देखना है, वो हम ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा कर चुके हैं. लेकिन फिर कुछ फाइनर पॉइंट्स हैं, कुछ करेक्टराइजेशंस हैं, कुछ थोड़े थोड़े छोटे छोटे ग्रुप ऑफ डिजीजेज हैं जहाँ पे डॉक्टर हनेमन हमारे जो एफोरिज्म है इसमें हमें थोड़ा सा अलग होने को बोलते हैं कि भाई ये ज्यादा ये करोगे ना इसमें, जैसे इसमें आपको बताया कि भाई जो ए पायरेक्सिया की स्टेज है वहां पे जो सिम्टम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अलॉन्ग विद दैट पिकुलियर स्टेज या फिर जो सिम्टम्स हैं हमारे स्टेजेस के उसके साथ साथ. तो ऐसे कुछ फाइनर पॉइंट्स हैं आउट ऑफ देयर एक्सपीरियंस जो वो बताते हैं. तो इनको थोड़ा सा अगर आप 2-3 बार रीडिंग दोगे, इसको समझोगे, ठीक है, तो आपके अंदर वो चीज़ घर कर जाएगी भी हाँ, जब भी मेरे सामने कोई इंटरमिटेंट फीवर का केस है तो मैंने क्या देखना है उसमें, मैंने कौन सी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देनी है, कौन सी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देनी है, ताकि पहली बारी में मेडिसिन मिल जाए और पेशेंट ठीक हो जाए. ठीक है ना, बिकॉज एट द एंड दिस इज द एम, ये मेडिसिन पहली बारी में निकलनी चाहिए.
उसका क्या फायदा? पेशेंट हफ्ता 10 दिन सफर कर रहा है, आप भी रोज दवाई चेंज कर रहे हो, रोज चेंज हो रही है, रोज चेंज हो रही है, घंटे घंटे के बाद, उसका कोई फायदा नहीं। उसका ना तो पेशेंट को आराम आ रहा है, ठीक है ना, ना आपको मजा आ रहा है उस चीज का, ठीक है ना। तो इन फाइनर पॉइंट्स के ऊपर बड़ा ध्यान देना है। चलिए